मूक नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, महिला। हमारे देश में महिलाओं को तवज्जो बहुत दिया जाता है। कई महिलाएं हैं जिन्होंने आगे बढ़कर ऐसे सराहनीय काम किए हैं जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हमारे साथ ऐसी ही एक महिला है, नारी है, जिन्होंने बेसहारों का सहारा बनी है, जो जिस वक्त जिनका कोई सहारा नहीं होता उस वक्त उनका सहारा बनकर उनके साथ खड़ी होती है और मर जाने के बाद जिन लोगों को 4 कंधों की ज़रूरत होती है, उनका एक कंधा बनती हैं अमनजोत कौर रामू वालिया। तो हमारे साथ आज पंजाब से जुड़ चुकी हैं अमनजोत कौर रामू वालिया जी। हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। रामू वालिया जी का इस जो पूरा एक इनका संघर्ष है, कैसा रहा? कैसे उन्होंने ये काम चुना है और क्यों आए हैं? ये पूरी जानकारी हम उन्हीं से जानेंगे। तो मैम बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार जी, सब देशवासियों को जहाँ-जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है, उनको मेरा प्रणाम है। मैम मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कैसे शुरू किया इस काम को और क्यों किया है? मतलब वैसे तो बचपन से ही हमें मेरे घर में मेरे दादाजी कवि थे और कविशर थे। पंजाब में जो लोग गाते हैं जा-जा के जगह-जगह पर, वो थे और मेरे पिता फिर पॉलिटिक्स में आ गए और उन्होंने ये वो कैबिनेट में मंत्री भी रहे बलवंत सिंह रामूवालिया। उन्होंने ये कोई 40 साल पहले काम शुरू किया था। मैं तब कनेडियन थी और जब मैं देश में वापस आके रहने लगी, तो मेरी एक बेटी है, जब वो पढ़ने चली गई तो मैं फ्री हो गई 15 साल पहले। तो फिर मैंने सोचा कि अपना टाइम जो है, वक़्त उसको गुज़ारने के लिए और एक बात और थी कि हमेशा बचपन से ही मुझे ऐसे लगता था कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? मेरा क्या कर्तव्य है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे संतुष्टि मिले? तो फिर मैंने ये जब अपने पिता का काम आगे चलाने लगी, तो पहले मुझे घबराहट हुई। पहले 6 महीने मैं इतनी लड़कियों को मिलती थी और मेरे को नींद नहीं आती थी रात को और मैं डिस्टर्ब रहती थी। फिर मेरे हस्बैंड कहते कि तुम किसी डॉक्टर को मिलो, तो हम होम्योपैथी लेने चले गए और वहाँ मुझे होम्योपैथी दी गई और 6 महीने तक मैंने होम्योपैथी ली और उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी शक्ति भी बढ़ी और मेरा दिमाग जो ब्रेन है उसको भी थोड़ी-सी ठहर मिली। और फिर मेरे पिता भी कहते, मेरी माता भी कहती कि ये जो आप काम करने लगे हो, ये ऐसे है जैसे डॉक्टर एक मरीज़ का इलाज करता है। वो जीवन दे सकता है कि नहीं, ये उसके हाथ में नहीं, पर वो अंत तक लड़ता है कि मैंने जीवन देना है। तो तुम ऐसे करो कि लोगों के लिए अंत तक लड़ो। अब उनको बचा सको, नहीं बचा सको, कभी हम नहीं भी बचा पाते, कभी बच्चियों की मदद नहीं भी कर पाते, पर हम संघर्ष ज़रूर करते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक बार बता देती हूँ कि कमलजोत जो हैं, वो विदेशों में जिनकी मौत हो जाती है, जिनका कोई भी उनकी लाश को कोई रिसीव नहीं कर पाता या उनके घर वाले उनकी बॉडी को वापस नहीं ला पाते हैं, उनकी बॉडी को इंडिया में लाने का काम करती है और सिर्फ इंडिया ही नहीं, यहाँ तक कि विदेशों में भी अलग-अलग देश, इंडिया के बॉर्डर पे जुड़े हुए देश, वहाँ पर भी इनका काम है और दूसरा इनका जो बड़ा काम है, पंजाब में जो लड़कियाँ जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद कई बार ये बहुत बार खबरों में भी हमने सुना है कि लड़कियां इंडिया में शादी की रह जाती है, लड़का विदेश चला जाता है और उसके बाद वो कई कई सालों तक यहीं रहते हैं और उन्हें नहीं ले जाया जाता। तो अमनजोत जी हैं, वो उसी पर पूरा काम कर रही है, उन्हें काम करते हुए काफी लंबा हो गया। मैम आपने जब ये शुरू किया था तो आपने एक तो ये शुरू किया, दूसरा आपने शुरू किया है लड़कियों को लेकर। लड़कियों को लेकर ऐसी क्या कंसर्न थी कि आपने इसका शुरू किया? क्योंकि पंजाब में विदेश जाने को लेकर बहुत क्रेज है लोगों में। मैं पूनम जी, बात ये है कि ये मेरे पिता ने जो तब वो पॉलिटिशियन में थे, अभी भी हैं, मतलब कि रिटायर्ड हैं और वो क्या उन्होंने पंजाब की बच्चियों की तकलीफ़ देखी, वो पंजाबियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और हम प्रोमिनेंट फैमिली के तौर पे भी जाने जाते हैं, प जहाँ मर्ज़ी नाम ले दो, सिखों में, पंजाबियों में। और ये जो बच्चियाँ हमारे यहाँ एक रिवाज हो गया कि विदेश से दूल्हे आते थे और यहाँ शादी कराते हैं और दाज लेते हैं, दाज-दहेज का पैसा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। और इससे बच्चियाँ दे एंड अप विद अ चाइल्ड और
उनके जो सोशल उनको सिग्मा होता है, उनको सामाजिक तौर पे जो उनको बुरा कहा जाता है, उनके घर में जिनका पैसा खर्च हो जाता है, ऑफ़ कोर्स जो माँ-बाप वो बच्चियों की शादी करते हैं, उनको भी कुछ लालच होता है कि हम फैमिली कनाडा, अमेरिका चली जाएँगी। तो बाद में वही लड़की ज़हर बन जाती है कि तूने पैसा बर्बाद किया और पहले तुम एक थी, अब एक और साथ में लेके आ गई हो। और फिर भाभी-भाई सब उनको बुरा कहने लग जाते हैं। तो उनके लिए मैंने काम शुरू किया कि इनको मेरे पिता ने भी बहुत सारा काम किया था और मैंने फिर शुरू किया कि इनको थोड़ा-सा एक तो उनको मेंटली मैं उनको स्ट्रॉन्ग करती थी। हमेशा जब बच्चियाँ आती हैं मेरे पास रेप केस भी हैं। मेरे पास सेक्सुअली अब्यूज़ धर्म के नाम पे जो ये इस्लामिक लोग धर्म के नाम पे हिंदू लड़कियों को अब्यूज़ करते हैं और मेरे पास एसिड विक्टिम ऐसे सब लड़कियाँ हैं जो जिनका मैं हेल्प करती हूँ। किसी तरह भी औरत को तकलीफ़ हो, उनकी मैं मदद करती हूँ। तो फिर मैं पहले उनको थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग करती हूँ, उनसे उनकी इसी बात पे मुझे मिलके ही उनको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा ठीक होने लगे। फिर मैं उनको बताती हूँ कि पहले इंडिपेंडेंट हो, पहले इकोनॉमिकली अपने आप को खड़ा करो, चाहे आपको कपड़े सिलने आते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम आता है, बहुत सारी बच्चियाँ तो पढ़ी-लिखी होती हैं, जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाती हैं। तो उनको कहती है पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, अपना ध्यान रखो, माँ-बाप का जो नुकसान हो गया उस पे ज़्यादा ना पछताओ। और उसके बाद उनकी हेल्प भी करती हूँ और बहुत सारी बातें ये हैं मैं कहना नहीं चाहती यहाँ। बात ये है कि अगर हमारा नाम भी आ जाता है ना रामूवालिया परिवार का, तो जो लोग ऐसे बेवजह बच्चियों को छोड़ने वाले होते हैं, वो बसा लेते हैं। उनको लगता है कि हम ट्रबल में नहीं जाना चाहते इस परिवार के साथ और अब यहाँ क्योंकि हम कुछ भी बगैर पैसा, कुछ भी कोई इल्ज़ामात नहीं है, तो उस बिल्कुल निरोल हम मदद करते हैं और ये मुझे लगता है कि एक सेवा है। मैम कोई और भी आपके साथ जुड़ा है या आप अकेले ही इस काम के साथ हैं? नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कनाडा में मेरे पास एक पूरी टीम है, इंग्लैंड में पूरी टीम है और और मेरे खुद के बहन-भाई भी मेरी हेल्प कर देते हैं ना, मेरी बहन तो प्रॉपर्ली जुड़ी है। तो हमने देखिए, जो बच्चे भी विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, हम कनाडा से 4 डेड बॉडीज़ वापस लेके आ चुके हैं और एक डेड बॉडी का मेरी बहन ने और मेरे भाई ने पैसे डाल के वहाँ लड़के का संस्कार किया। क्योंकि माँ-बाप ने यहाँ से भेज दिया और वो थी भी यूपी से। मतलब कि हमारे इधर से नहीं था लड़का, यूपी से था। तो जब किसान मोर्चा लगा तो मुझे मैसेज आया कि किसान मोर्चे के कहीं उसे भाई-बंधी का भतीजा मर गया है, तो आप हेल्प करो। मैंने कहा कर देते हैं, आप सामान भेजो, कागज़ भेजो। तो मेरी बहन फिर बेचारी गई, उसने देखा वो लड़का वहाँ 1 महीने के बाद ही मर गया था और 2-3 हफ्ते वो हॉस्पिटल में रहा था, तो फ्यूनरल हॉल कहता है कि इसका $5000 तो हम लेंगे, लेंगे संस्कार का, नहीं तो पड़े रहने दो। तो फिर मेरा उसका माँ-बाप रो रहे थे कि डेड बॉडी मत भेजो, वहीं संस्कार कर दो। तो फिर मेरे बहन और भाई ने पैसे डाले और संस्कार किया और हमने उनको एशेज़ दी, उनके कपड़े दिए वापस। तो ये बहुत बड़ी एक और फ़ोटो भेजी और वो हिंदू लड़का था, तो मेरी बहन ने हिंदू मंत्र पढ़े वहाँ और खुद ही उसको बेचारे अकेली उसने संस्कार किया, ये भी बहुत बहादुरी है। हाँ, तो मैम कितना टफ होता है मतलब बॉडी या तो किसी की या कई बार होता है कि कई लोगों के पेपर है आप उनको रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं। कैसे लोग आप तक पहुँचे, कैसे आपको पता लगता है कि उनकी डेथ हो गई और आपको उन्हें वापस उनके परिजनों तक देना है? हाँ, ये तो वर्ड ही है अब तो जो लोग बचे हैं जिनकी डेड बॉडियाँ हैं और या फिर गूगल करते हैं अ, लोग जैसे मेरा हेल्प भी डालते हैं तो हेल्पिंग हैप्पीनेस आ जाता है। तो उससे भी मुझे अफ़गानिस्तान से भी एक बार लेटर आया था कि लड़की मुझे बचाना चाहती थी, मैंने सुषमा स्वराज को फॉरवर्ड कर दिया था। तो ये बात मैं आपको बताती हूँ कि जैसे डेड बॉडीज़ क आती हैं तो उनके हम पेपर्स मँगवाते हैं कि कौन-से हॉस्पिटल में, कौन-से क्रेमेशन हॉल में वो पड़ी है, कि जहाँ पे फ्रीज़र में किस फ्रीज़र में पड़ी है। तो वो फिर वहाँ से हम इंडियन एम्बेसी को लिखते हैं लेटर, यहाँ से एक लेटर उसके पेरेंट्स से लिखवाना होता है, जहाँ उसकी पत्नी से।
तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, पर 1 हफ्ते में हो जाता है। और फिर कई बार झंझट होता है कि सऊदी अरेबिया की डेड बॉडी में स्पेशली, क्योंकि वहाँ जो इंश्योरेंस होती है वो मालिक लेना चाहता है, इंश्योरेंस का बड़ा पंगा हो जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इंश्योरेंस उसके पेरेंट्स को मिले या उसकी बीवी को मिले वही पैसे। तो वहाँ पे थोड़ा फँस जाते हैं, कभी-कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, 3 महीने भी। और अगर बच्चे ने क्राइम करा है, कभी-कभी झूठे क्राइम में भी फँसा देते हैं लोग वहाँ के विदेशों के, क्योंकि उनको तो सब लॉ ऑर्डर्स पता है। और उसमें ही जो मुस्लिम लॉज़ है ना, वो बहुत इस्लामिक लॉज़ है ना, जो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। सारी दुनिया में वो इतने सख्त हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकती। तो मैम तो उनके साथ आप उसमें कैसे फँस डील तो उनके कर साथ आप कर लोग लेते कैसे हैं डील कर करते हैं? लेते हैं, एम्बेसी करती है, एम्बेसी करती हुँ। है। हम एम्बेसी को लिखते हैं, फिर जो-जो एम्बेसी हमें बोलती जाती है, हम उसको देते जाते हैं। और बीच में 2-4 लोग भी हमारे वहाँ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में मेरे को ऐसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, क्योंकि वो लोग भी धर्म का ही काम करना चाहते हैं। और हाँ, उनको ये पता है कि मेरे पिता और मैं कभी हमने पैसा नहीं लिया, कभी कुछ नहीं। तो धर्म का ही उन काम समझ के बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि मैं अकेली हूँ। बहुत सारे यहाँ लोग हैं दुनिया में कि जो ये चाहते हैं कि हम सेवा करें, और हमें सेवा मंदिर गुरुद्वारे में नहीं करनी, इंसान की करनी है। तो मैम उनकी बॉडी को आप उनके घर तक पहुँचाते हैं या ज़्यादातर हाँ, क्रीमेशन आप लोग कहाँ करते हैं? उनके घर वालों को देते हैं या वहीं नहीं कर देते हैं? उनके ज़्यादातर तो उनके घर वालों को ही देनी होती है। इन कपल ऑफ केसेज़ जैसे मलेशिया में 2-4 लड़कों की उनको उनकी डेथ हुई, तो फिर वही क्रेमेशन का उनका सरकार ही करती है, तो उसकी फिर एशेज़ भी नहीं आती, कई बार उनको भी करना होता है, वहाँ किसी को कह के करवा देते हैं, भई आप हिंदू या सिख धर्म के तरीके से इनको जल प्रवाह करना जो भी है थोड़ा कर दो, गुरुद्वारे में अरदास करा दो, जो भी करना। तो ऐसे होता है, नहीं तो हम डेड बॉडी जब आती है, मैं जाती भी हूँ और संस्कार पे भी जाती हूँ। और जैसे हिंदू या सिख धर्म में या इस्लामिक धर्म में भी जो डेड बॉडीज़ लेके आते हैं हम, उनकी जो लास्ट रीति-रिवाज होते हैं हमारे धर्म के, जैसे अखंड पाठ, साहब का भोग या गीता का पाठ, वो भी मैं उस पे भी मैं जाती हूँ। और कुछ क कभी-कभी इतने गरीब होते हैं लोग कि उनको थोड़ा पैसा भी दे देते हैं, कि भई आप बच्चे का लास्ट क्रियाकर्म कर लो। मैम कोई ऐसा इंसिडेंस जिससे लगा हो कि मतलब बहुत बुरा हो रहा है, लोग जा रहे हैं यहाँ से काम करने गए, काम भी नहीं कर पाए, वहाँ से वापस आ गए, डेथ हो गई वहीं पर, कोई ऐसा इंसिडेंस आपको याद हो? बहुत इंसिडेंट है। मेरा मेरा काम ही यही है। या तो बच्चे जाते हैं, वहाँ काम भी नहीं मिलता और ऊपर से मर जाते हैं। 4 लोग वहाँ फँस जाते हैं। और एक मैं आपको थोड़ा 6 महीने पहले का है। ये इधर नंगल अनंतपुर साहिब के लोग गए थे 4-5 लोग। तो एजेंट ने धोखा दे दिया और उसने अलग-अलग जगह वो बेचना चाहता था उनको। और वो लोग वहाँ से नहीं बिके, क्योंकि पढ़े-लिखे थे और एक 2-3 सिख थे उसमें, सरदार गुरसिख थे और वो डरते भी नहीं किसी से। तो वो लोग मदीना चले गए, मक्का और मदीना के वहाँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग अब बहुत मुसीबत में फँसने वाले हैं, कि आपको कहाँ से कहाँ चले गए, आप किधर को चले गए? उनको पता ही नहीं चला हम किधर को जा रहे हैं। राइड ली, बस में बैठ के, कुछ पता नहीं, अरबी आती नहीं थी। तो फिर मैंने कहा आप ऐसे करो, आप अपने आप को अरेस्ट करा लो। तो उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करा दिया जेल में, कि मदीना मक्के के पास नॉन इस्लामिक नहीं दिखना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हम भटक गए हैं, तो हमें आप एक कांस्टेबल के पास गए कि आप हमें या तो अरेस्ट करा लो या हमारी मदद करो वापस जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अरेस्ट कर लेते हैं कि आप इस एरिया में कैसे आ गए। तो उसके बाद वो डिपोर्ट हुए। तो ये बहुत ईज़ी ईज़ी तरीका था। तो मैंने भी सोचा, एक्सपीरियंस हो गया कि ये सबसे अच्छा है कि अरेस्ट हो जाएँगे, डिपोर्ट हो जाएँगे। तो जल्दी डिपोर्ट हो गए 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। और रिस्क तो हर जगह रहता है। और जब हम डेड बॉडीज़ लेके आते हैं, आपको बताती हूँ, कुछ बहुत सारी डेड बॉडीज़ मुझे नहीं भूलती। अ, ये इधर अमृतसर के पास एक बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर गाँव है, मैं गाँव का नाम भूल गया। सामने पाकिस्तान दिखाई देता है, बीच में सिर्फ दरिया दिखता है। तो वहाँ की हम डेड बॉडी लेके आए एयरपोर्ट में। मैं खुद गई इधर से। तो बच्चे के क्या हुआ था,
कि वो ट्राला चलाता था, अच्छा-भला काम करता था, 5 बहनों का भाई था। तो वो जब सीमेंट डाल रहे थे ना, ऐसे सीमेंट डाल रहे थे, तो वो नीचे से देखने लगा कि मेरा जो पिन है वो ठीक है, सीमेंट तो ट्राले के अंदर डालना था ना ऐसे। तो वहाँ से कहीं बकेट ऊपर से हिली और उसकी छाती में चला गया। सारे का सारा गरम-गरम केमिकल उसकी छाती में चला गया और वो वहीं मतलब कि उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो वो उनका मुझे फ़ोन तब आया कि हमारे भाई का ऐसे एक्सीडेंट तो वैसे ही के जी पाएगा और जैसे ही उसकी डेथ होएगी तो हम आपको हमने डेड बॉडी का पूरा आने का प्रबंध कर लिया उसके जीते-जीते और ये बहुत तकलीफ वाली बात थी मैम और एक जैसे चीज़ है जो पंजाब में एक चीज़ है, एक डोंगी बहुत फ़ेमस है कि जो लोग डायरेक्ट नहीं जा पाए, वो डोंगी के थ्रू भी विदेश गाँधी जा रहे हैं। इसमें कोई दो तरफ़ा राय नहीं, कई गाने बने हुए हैं, फ़िल्मों में भी इसका ज़िक्र है। क्या जो लोग डोंगी में जाते हैं, जो मतलब जिनके पास कोई पेपर नहीं लीगल वे से जा रहे हैं, उनकी जब डेथ होती है, कई खबरें आती है वो थ्रू बोट जा रहे हैं, थ्रू जंगल जा रहे हैं। उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो आप उनको कैसे लेकर आते हैं? क्योंकि उनके पास तो कोई लीगल नहीं, पेपर भी ये नहीं है। अगर मैं कह दूँ कि हम उनको लेके आते तो ये बात झूठ होगी। देखो, जब डोंगी लगाते हैं, वो या तो रशिया के पहाड़ों से होकर यूरोप जाते हैं जहाँ और या फिर वो क्यूबा की दीवार से और जंगलों से होते हुए क्यूबा तक जाते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे वो यूरोप के कंट्रियों में जैसे 2-3-4 कंट्री हैं कि उसको जर्मनी क्रॉस करना है या फ्रांस जाना है और ऐसे जाते हैं तो वो जंगलों से होके जाते हैं। तो वो जंगलों में मर जाते हैं तो वो जो साथ में जो लोग जा रहे होते हैं वो उनको उठाते नहीं। वो फिर मिसिंग हो जाते हैं। तो हमारे पास ये केस हैं बहुत सारे कि बच्चे उसने इटली से जाना था फ्रांस को और फिर वो रात-वात हुई तो सुबह से बात ही नहीं हुई और ये एक-एक बेटा, एक ही टोटली सिंगल चाइल्ड ऐसे लोग हैं। तो वो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको मतलब कि हम नहीं ढूँढ पाते। हम कोशिश करते हैं तो फिर उनको यही कहना पड़ता है कि शायद बच्चा रहा नहीं होगा। तो क्योंकि ये भी पेपर बहुत नहीं है उनके पास। क्या पेपर नहीं होने की नहीं वज़ह से ये पेपर परेशानी? नहीं, पेपरों का कोई झंझट नहीं है। अगर पेपर नहीं तब भी हम लोग बुला लेते हैं। ये सिर्फ़ यही होता है कि उनके पास पासपोर्ट भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते, पेपर भी होते हैं। वो तो सिर्फ़ ये है कि जंगलों से जा रहे हैं और उनको कोई तकलीफ़ आ गई, साँप लड़ गया, गिर गए, पानी में गिर गए। जब पानी जब क्रॉस करते हैं, बगैर ब्रिज के क्रॉस करते हैं और कोई बीमारी आ गई, तो फिर यहाँ से लोग जाते हैं जैसे हमें 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हम इटली से एक लाश लेके आए थे, कि यहाँ से वो पास के लड़का इधर से। तो वो बच्चे इटली पहुँचे और वहाँ उनको एक कमरे में कोई 20-30 लोग रह रहे हैं और खड़े होने की भी जगह नहीं है, उनको बोलते हैं बस यही उन्होंने ऐसे-ऐसे बनाया हुआ है कि लोग सो जाएँ, लेट जाएँ, बैठ जाएँ। तो वहाँ एक लड़के को बीमार हो गया, मैं कि कोरोना से पहले 2 ढाई साल की बात है। और उस तो फिर वो लड़के की मैं उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। फिर उसके भाई ने बोला कि मैं तो मैडम वो शायद जर्मनी में था कि इंग्लैंड में था, मुझे याद नहीं। तो वहाँ से उसने खुद भी वहाँ चला गया और फिर मैंने भी हेल्प की। तो वहाँ पे एम्बेसी तंग कर रही थी। एम्बेसी के बाहर कुछ लोग थे और वो चाहते थे पैसे लेने। तो फिर मैंने इधर से इन्वेस्टर को अपना सारा सीधा से भेजा सामान। मैंने कहा जाके मिलो वहाँ। तो वो लड़के की डेड बॉडी आ गई। तो उसने जो उसका किराया था, फ्रेट था जो डेड बॉडी लेके आने का वो उनको देना पड़ा। तो आ जाती हैं ऐसे। तो ये तो हो सकता है और आपको बताऊँ कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हम कर रहे थे, तो क्यूबा में मैंने 174 लोग वापस लेके आई थी, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले। और वहाँ पे उन्होंने किया क्या ये ऐसे ही वो जंगलों में गए तो पकड़े गए, तो क्यूबा की गवर्नमेंट ने ही पकड़ लिए।
तो उनको जेल में डाल दिया और ये लड़के हमारे पंजाबी इतने शरारती होते हैं हिंदुस्तानी कि उन्होंने जेल को ही आग लगा दी कि ये गत्ते की दीवार है फट जाएगी तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो फिर उनका केस चला 6 महीने वो केस लड़ा फिर वापस लेके गए। मैम ये तो इंडियंस की बात हुई। क्या जो फॉरेनर्स हैं उनको भी आप लोग वापस लेके आते हैं? उसमें ये होता है कि जैसे अ, दुबई के समुंदर के पास कुछ हमारे 20 के करीब लड़के अ अ, समुद्री जहाज में ही अरेस्ट हुए थे। किसी ने उनको कैद कर रखा था शेख ने क्योंकि उसका बिज़नेस कम हो गया था। उसने 17 हमारे लोग थे, बाकी पाकिस्तानी, तो सबको ही कैद कर रखा था और एक बार हफ्ते में कोई खाना देने जाना था, पानी देने जाता था, बस आ जाता था। तो वहाँ से एक लड़के ने जो खाना-पानी देना जाता था, उसके फ़ोन से एक फ़ोन किया अपने भाई को कि हम ना तो हम दुबई के समुंदर में हैं और हमें ये नहीं पता हम कहाँ हैं। हम नो लैंड बॉर्डर में, तो वही जहाज़ खड़ा है, महीनों से खड़ा है। तो फिर वो फ़ौजी था आदमी, वो मेरे पास आया, तो वो लड़का समझ रहा था, उसने सबके भेज दिए मुझे फ़ोटोकॉपी या साथी के साथ पासपोर्ट की और लिस्ट बना के प्रॉपर। तो मैंने नवदीप सूरी जी से ही काम करवाया था, तभी की बात है। तो हमने वो सारे लोग निकाले, उसमें 2 पाकिस्तानी थे, 1 नेपाली था और एक लड़का था मलान का। तो ये सब ऐसे निकाल दिए। वो घर चला मैम गया। मेरा मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने जब काम शुरू किया महिलाओं के लिए तो आपका जो बड़ा कंसर्न था कि लड़कियों की शादी हो जाती है उन्हें ले नहीं जाते यहाँ से। पिछले दिनों लगभग 1 डेढ़ साल पहले एक खबर पंजाब में आई थी। एक लड़की थी वो या उसके ससुराल वालों ने छोटी उम्र में उसकी शादी की गई। सौदा हुआ कि लड़की विदेश जाएगी। उसका जब जो भी वो कोर्स कंप्लीट कर रही थी कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ से अपने हस्बैंड को लेकर स्पाउस वीजा में लेके जाएगी। लेकिन उसके बाद लड़के ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया और बात उठने लगी कि लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं लड़के वालों के साथ पैसों से विदेश चली जाती वहां जाकर छोड़ देती। इस पर अपनी क्या राय रखेंगे आप या क्या कहना देखिए इसमें मैं तो टोटल गलती लड़के वालों की समझूँगी। देखिए पहले लड़कियों के साथ धोखा होता था, फिर बीच में ऐसा नहीं था कि लड़कियों के साथ ही फिर 10 साल पहले, 12 साल पहले लड़कों के साथ भी धोखा होने लगा, कि विदेशों की लड़कियाँ भी आके यहाँ 3-3 शादियाँ करती और पैसे लूट के ले जाती। ऐसे भी मेरे पास केस है 10-11 और जो ये पर्टिकुलर केस था, इसमें मैं अपनी टोटल कंप्लीट राय किया, मैं इसको खोज करके मैंने बोल रही हूँ कि ये लड़का एक्चुअली नशेड़ी था और लड़की को वो पढ़ी-लिखी थी, ये जेन्युइन शादी थी। वो लड़की को ऐसे-ऐसे शब्द लिखता था जो वो असहज थी और ऐसी-ऐसी बात उसने फ़ोन बंद कर लिया और लड़के ने डोज़ होके मरा। उसका चाचा अपनी पॉलिटिक्स कर रहा था कि हमें पैसे मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो उसने बोला कि हमारे लड़के ने सुसाइड कर लिया। तो बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट तो आने तक तो पता चला कि ये नशा था, तो ज़हर तो है नहीं थी। तो ओवरडोज़ होके मरा है। तो उसमें चलो ये पर्टिकुलर केस हो गया पर ऐसे भी लोग मर जाते हैं। एक लड़का यहाँ जिम करता था हिमाचल का, बल्कि मैं उसके पास जिम करती थी। तो वो बच्चे ने सुसाइड करा, कमल उसका नाम था। उसकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया कि उसने पैसे इकट्ठे कर के भेजा और वो वहाँ जाके बॉयफ्रेंड बना के और अपनी ज़िंदगी शुरू कर तो मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ कि हमारे बच्चे ये क्यों कर रहे हैं? भई अपनी काबिलियत पैदा करो, इंग्लिश सीखो, अपना आइलेट क्लियर करो, खुद जाओ। आप क्यों लड़की की पूँछ पकड़ के जाना चाहते हैं? और यही बात थी कि लड़कियाँ लड़कों की पूँछ पकड़ के जाना चाहती थी। अब दे आर मोर इंडिपेंडेंट और उसमें इस ये सब आने के बाद जो स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद, ये बात कम हो गई है कि लड़कियों के लिए विदेशी दूल्हा आके धोखा देता है। हो रहा है, ऐसे नहीं कि खत्म हो गया, पर बहुत कम हो गया है। कम हो गया? हाँ जी। मैं एक मैसेज अगर आप मुझे अलाउ करेंगी एंड पे तो मैं देना चाहूँगी। जी जी मैम। जी कहिए मैम।
एक तो मैं जो विदेश बच्चे जा रहे हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगी कि जिस बच्चे की मेरी बहन ने संस्कार किया, उसमें ये आपत्ति है कि हम यहाँ से बच्चे जाते हैं और अपनी टिकट लेते हैं और साथ में इंश्योरेंस नहीं कराते। आप काइंडली आप बहुत स्वस्थ हैं, कुछ भी आप एक लाइफ इंश्योरेंस ज़रूर कराएँ अपनी, कि इन केस ऑफ द डेथ आपकी डेड बॉडी घर में वापस आ सके। ये आप ज़रूर करवा दें। और मैं तो यही चाहूँगी कि सबकी सुनने वालों की लंबी उम्र हो, भगवान खुशियाँ बख्शे आपको। स्पेशली नवरात्रों में आप सबको खुशियाँ बख्शे। और पर ये जो सच्चाई है, हम प्रैक्टिकली इस बात को देखें कि सच्चाई ये है कि किसी का कोई पता नहीं कब मर जाना, तो आप अपनी इंश्योरेंस करवा के जाएँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे विदेशों में जाते हैं, ऐसे ही मत मुँह उठा के चले जाएँ, पहले देखें। यहाँ कोई देश के 900 बच्चों के साथ धोखा हुआ, जो ज़्यादा हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान के और यूपी के बच्चों के साथ है। मेरा मेरा 1000 के करीब बच्चों के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है। उनके साथ कनाडा के कॉलेज ने धोखा कर दिया, उन्होंने फीसें ली और फिर उनको अपने आप को बैंकरप्सी शो कर दिया कि बैंकरप्ट हो गए। अब ना तो कनाडा की गवर्नमेंट और ना इंडिया की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। लोगों का 22-22, 25-25 लाख रुपए धोखा हो गया। अब इतने बड़े देश में ऐसा हो सकता है, ये आप जो विदेश जाने की जो दौड़ है, इसको कम करना चाहिए। इसमें आप थोड़ा-सा साह लेके जाएँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चियों को जिनके साथ, जो मैंने अब आपको बताया नहीं कि कश्मीर में एक हमारी हिंदू बच्ची यहाँ से कश्मीर के लड़के से शादी कर ली। उसने सुनील, पता नहीं सुशील बता के अपना नाम, हिंदू नाम बता के वो लड़की को भगा के ले गया और वो वहाँ यहाँ से भाग के गई थी कि वहाँ उसका शारीरिक शोषण हुआ। वो 1 महीने तक रेप होती रही। बच्ची का फिर बाद में वो कहती मुझे केस नहीं करना। केस किया तो उसके ऊपर उन्होंने तेज़ाब फेंक दिया थोड़ा-सा, बच्ची बच गई। तो मैं उस ऐसी बच्चियों को कहना चाहती हूँ कि बेटा आप अपना जीवन जियो। आप सेक्सुअली अब्यूज़ हो गए, ये आपकी गलती थी। आप रेप हो गई, ये आपकी गलती थी। और एक बात मैं आपको बहुत मन से माँ होने के नाते कहती हूँ कि ये अंत नहीं है दुनिया। दुनिया में इससे भी भयानक बातें हो जाती हैं। हमारा शरीर 3 साल के बाद नए सेल बना लेता है और इस बात को भूलें, कोई बात नहीं है। ये शरीर है, इसने इसने जल जाना है, अगर हो गया इसको लेट इट गो। अपने आप को सँभालें, अपने बच्चों को सँभालें, आगे ज़िंदगी तो को देखें क्योंकि हमारी ज़िंदगी के साथ हमारे माँ-बाप की, हमारे बहन-भाइयों की, बहुत सारे हमारे पे कर्ज़ होते हैं, जो हमारे आस-पास लोग हमारे कारण साँस और खुशियाँ ले रहे हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नौजवान बच्चियाँ हैं, उनको किसी के कहने पे, बॉयफ्रेंड के कहने पे कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, जो अपनी बुद्धि को बंद करता हो। अपने आप दोस्तों से ज़्यादा अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों पे भरोसा करें। दोस्त सिर्फ़ समय के लिए होते हैं, माँ-बाप, बहन-भाई हमेशा के लिए वही होते हैं और वही रहेंगे। ये 2-4 बातें हैं जो हमारी नौजवान पीढ़ी को आज के समय के लिए ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी को जो यूज़ करते हैं, तो उसको ध्यान से यूज़ करें कि क्या अपलोड कर रहे हैं। यहाँ एक बच्ची ने अपने नहाने की और दोस्तों के नहाने की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो वीडियो अपलोड की है, उसके कारण वो जेल में है, उसका बॉयफ्रेंड जेल में है, बॉयफ्रेंड का दोस्त जेल में है। तो ऐसे जो आपको जल्दी-जल्दी पैसा बनाने की या ये बातें करने की जो आप इस बात पे ज़रा ध्यान दें और पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये थी मैम, आपने बहुत अच्छी बात अंत में कही। आपने जाते-जाते चंडीगढ़ वाले मामले को भी जोड़ दिया कि कैसे मतलब आज की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी, वो इंटरनेट पे कितना ज़्यादा एडिक्ट होती जा रही है कि गलत काम करने में भी नहीं कतरा रही है।
तो आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ अमनजोत रामू वालिया जी, जो हमें बता रहे थे पूरी जर्नी के बारे में, कैसे वो कनाडा से इंडिया आए और इंडिया आकर उन्होंने इतने बड़े कदम को उठाया है और हर पहलू पे उन्होंने अपनी बात रखी है कि कैसे पहले लड़के लड़कियों के साथ धोखा करते थे, अब में कितनी तब्दीली आ चुकी है और कैसे एक होड़ लगी विदेश जाने की। हमें विदेश जाने से ज़्यादा बेहतर है कि पहले हम उसके बारे में जान लें, तब यहाँ से अपना बाहर कदम रखें। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक़्त देने के लिए।